हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस वीडियो में एनी ब्रैड स्ट्रीट की एक फेमस पोएम द प्रोलॉग को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में डिस्कस करते हैं। एनी ब्रैड स्ट्रीट वॉज अ प्रोमिनेंट अमेरिकन पोएट एंड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अमेरिकन लिटरेचर। एनी ब्रैड स्ट्रीट एक प्रसिद्ध अमेरिकन पोएट थी और अमेरिकन लिटरेचर की एक प्रसिद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर थी। शी वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड फीमेल पोएट इन द इंग्लिश कॉलोनीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। वे नॉर्थ अमेरिका के पहली फीमेल पोएट थी जिसे इंग्लिश कॉलोनीज में पब्लिश किया गया था। She was born on 8 March 1612 in England and died on 16 September 1672। उनका जन्म 8 मार्च 1612 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और उनकी मृत्यु 16 सितंबर 1672 ईस्वी में हुआ था। She is the first पुराइटन फिगर इन अमेरिकन लिटरेचर। वे अमेरिका के लिटरेचर की पहली पुराइटन फिगर थी। And notable for her large corpus of poetry as well as personal writings published posthumously। और वे अपने बहुत बड़े पोएट्री के संग्रह के लिए जानी जाती थी और अपने पर्सनल राइटिंग के लिए जानी जाती थी जिसे मरने के बाद पब्लिश किया गया था। अब हम पोएम के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। द प्रोलॉग इज अ पोएम कंपोज्ड बाय एन अमेरिकन पोएट एनी ब्रैड स्ट्रीट। द प्रोलॉग एक पोएम है जिसे अमेरिका की पोएट एनी ब्रैड स्ट्रीट ने लिखा था। It serves as an introduction to her poetry collection where she addresses the challenges faced by a female poet in a male-dominated literary वर्ल्ड। यह पोएम उनकी जो पोएट्री का कलेक्शन है उसका इंट्रोडक्शन है। इस पोएम में वे जो फीमेल के द्वारा फेस किया गया चैलेंज होती है उसे बताती है। एक्चुअली पहले के ज़माने में उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि लिटरेरी का काम जो लिखने का काम है, पोएट्री, पोएम्स, कविता और जो ड्रामा होती थी वो लिखने का काम केवल मेल का है और मेल ही डोमिनेट करते थे इस लिटरेरी वर्ल्ड को। तो उस समय उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का फेस करना पड़ा था पोएट्री लिखने के लिए। तो वही चीज़ इस पोएम में वे बताती हैं। द पोएम कंटेन्स 8 स्टैंजाज। पोएम में 8 स्टैंजा है, ईच हैविंग 6 लाइन्स। इसमें 6 लाइन्स है विद राइम स्कीम A B C और इसका राइम स्कीम है A B C। इट इज़ रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर और इसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। अब हम पोएम के समरी को स्टार्ट करते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में द पोएट राइट्स, पोएट लिखते हैं कि शी रिफ्रेन्स हरसेल्फ फ्रॉम राइटिंग ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सच एज वॉर्स, कैप्टन्स एंड किंग्स। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट लिखती है कि उन्होंने महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कि वॉर्स हो गया, कैप्टन्स हो गया और किंग्स के बारे में लिखने से खुद को रोकती है। हर पेन इज़ नॉट इनफ टू राइट ऑन दिस टॉपिक्स। उनकी जो कलम है वो काफ़ी नहीं है इस टॉपिक पर लिखने के लिए। शी बिलीव्स दैट, वे ऐसा मानते हैं कि इन कंपैरिजन टू मेन, मेन की तुलना में वीमेन लैक समथिंग, वीमेन में कुछ कमियां हैं, औरतों में कुछ कमियां हैं। दैट मेक्स मेन सुपीरियर, जो मर्दों को औरतों से अच्छा बनाती है। द पोएट फील्स दैट शी वुड नॉट बी एबल टू राइट ऑन क्रूशल टॉपिक्स लाइक इमर्जन्स ऑफ सिविलाइजेशंस एंड हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स। पोएट ऐसा महसूस करती है कि वह कभी भी क्रूशल टॉपिक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर नहीं लिख पाएगी, जैसे कि हो गया सभ्यता कैसे विकसित हुआ, जैसे कोई ऐतिहासिक सब्जेक्ट हो गया, उस पर वो कभी भी नहीं लिख पाएगी। इन द सेकेंड स्टैंजा, दूसरे स्टैंजा में द पोएट डिपिक्ट्स द एनवी शी फील्स व्हेन शी रीड्स सुगर्ड लाइन्स ऑफ ड्यू बार्टस। पोएट अपना जो जलन होती है उसे डिपिक्ट करती है, दिखाती है जब वे पढ़ती हैं ड्यू बार्टस की
बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी कविताएँ। सुगर लाइन्स का मतलब हो गया बहुत ही अच्छी कविता जिसे बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया हो। तो जब वो डी.यू. बार्टस की बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर कविताएँ पढ़ती है तो वे उनसे जलन महसूस करती है। शी बिलीव्स दैट हिज वर्क इज़ सुपीरियर। वे ऐसा मानती है कि उनकी जो रचनाएँ हैं, डी.यू. बार्टस की जो रचनाएँ हैं, वो बहुत ही अच्छी है। शी थिंक्स म्यूजेस डिड नॉट बिस्टाउ अपॉन हर विद द सेम लेवल ऑफ टैलेंट। वे ऐसा मानती है कि म्यूजेज उन्हें उनके जैसा टैलेंट नहीं दिया है। एनी फील्स जलस ऑफ डी.यू. बार्टस। एनी डी.यू. बार्टस से जलस महसूस करती है, जलन महसूस करती है। एज ही हैज़ फ्रीडम टू राइट एंड एक्सप्लोर हिमसेल्फ। क्योंकि उनके पास, डी.यू. बार्टस के पास फ्रीडम है लिखने का और खुद को एक्सप्लोर करने का। बट शी इज़ लिमिटेड बाय हर ओन एबिलिटीज। लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं है, उनकी क्षमताएं लिमिटेड है। इन द थर्ड स्टैंजा, तीसरे स्टैंजा में, द पोएट कंपेयर्स हर पोएट्री विद स्कूल बॉयज स्पीच। पोएट अपना पोएट्री का कंपेयर स्कूल के लड़के के बोली से करती है, जैसे स्कूल का बच्चा कोई बोलता है ना, उससे करती है। विच इज इम्परफेक्ट, जो अच्छा नहीं होता है। अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी बोली एकदम क्लियर नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है, तो वो उनसे कंपेयर करती है। सो शी आस्क्स हर रीडर्स, इसलिए वे अपने रीडर से कहती है कि नॉट टू एक्सपेक्ट ग्रैंड पोएटिक अचीवमेंट्स फ्रॉम हर, कि उनसे कोई भी बहुत बड़ा पोएटिक उपलब्धि को एक्सपेक्ट ना करे कि वो ऐसा जीत सकती है, इस तरह की उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकती हैं। देन शी कंपेयर्स herself विद अ ब्रोकन स्ट्रिंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर वह अपने आप को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के टूटे हुए धागे से कंपेयर करती है। विच कैन नॉट प्रोड्यूस मेलोडियस म्यूजिक, जो कि मधुर संगीत को नहीं बजा सकता है। शी बिलीव्स दैट, वे ऐसा मानते हैं कि एज इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड परफेक्ट ब्यूटी, वे ऐसा मानते हैं कि बहुत ही अच्छी सुंदरता पाना असंभव है। व्हेन हैव अ डिफीट, जब कोई हार जाता है। सो शी विल ऑल्सो राइट ओनली इम्परफेक्ट पोएट्री, इसलिए वे केवल इम्परफेक्ट पोएट्री ही लिख पाएगी। शी बिलीव्स दैट, वे ऐसा मानते हैं कि नो अमाउंट ऑफ आर्टिस्टिक स्किल कैन फिक्स हर पोएटिक डिफिशेंसीज। वे ऐसा मानते हैं कि कोई भी आर्टिस्टिक स्किल उनके इस कमियों को पूरा नहीं कर सकता है। एज दे आर इनहेरेंट, मतलब ये सारी कमियां उनके अंदर निहित हैं। इन द फोर्थ स्टैंजा, चौथे स्टैंजा में, द पोएट alludes टू एन एंशिएंट ग्रीक ओरेटर डेमोस्थेंस। पोएट चौथे स्टैंजा में एक पुराने ग्रीक ओरेटर डेमोस्थेंस के बारे में जिक्र करती है, बताती है। हु ओवरकेम अ स्पीच इम्पेडिमेंट थ्रू प्रैक्टिस। जो डेमोस्थेंस थे वे पहले तुतला के बोलते थे, हकला के बोलते थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और इस बाधा को पार कर लिया। Unlike him, she suggests that some weaknesses, especially intellectual ones, cannot be cured. वे कहती हैं कि कुछ कमजोरियों को, खास करके जो हमारे दिमाग से जुड़ा हो, जो हमारे ज्ञान से जुड़ा हो, उसे क्योर नहीं किया जा सकता है, उसका कोई इलाज नहीं है। She implies that, वे कहते हैं कि हर poetic limitations cannot be overcome by effort and training. वे कहते हैं कि उनकी जो पोएटिक लिमिटेशंस है वे एफर्ट और ट्रेनिंग से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इन द फिफ्थ स्टैंजा, पांचवें स्टैंजा में, शी मेंशंस दैट, वे ऐसा कहती है कि शी इज़ क्रिटिसाइज्ड फॉर राइटिंग पोएट्री इंस्टेड ऑफ डूइंग ट्रेडिशनल फीमेल वर्क लाइक स्विंग। पांचवें स्टैंजा में वे ऐसा कहते हैं कि उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है, उनकी आलोचना की जाती है, क्योंकि वे ट्रेडिशनल फीमेल वर्क के बजाय वे पोएट्री लिखती है। सोसाइटी व्यूज पोएट्री एज मेल डोमेन। सोसाइटी ऐसा सोचते हैं कि पोएट्री लिखना मर्दों का काम है। एंड शी इज स्कॉन्ड फॉर राइटिंग पोएट्री, इसलिए जब वे पोएट्री लिखती है तो उनकी निंदा की जाती है। इवन इफ शी राइट्स वेल, अगर वे अच्छा लिखते भी हैं तो पीपल विल से इट इज स्टोलन और इट वॉज बाई चांस, तो पीपल कहेंगे कि वे
चुराया गया है या धोखा से लिखा गया है, मतलब लक से लिखा गया है, भाग्य से लिखा गया है। इन द 6th स्टैंजा, छठे स्टैंजा में द पोएट आर्ग्यूज दैट, पोएट कहती है कि द ग्रीक्स वर मोर ओपन माइंडेड टुवार्ड्स वीमेन, जो ग्रीक के जो आदमी हैं वे औरतों के प्रति ज़्यादा ओपन माइंडेड है। दैट इज़ वाई, इसलिए दे एसोसिएटेड द म्यूजेज 9 फीमेल फिगर्स विच रिप्रेजेंट क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन विद वीमेन, इसलिए ग्रीक के लोग म्यूजेज को औरतों से जोड़ते हैं। जो म्यूजेज है वो 9 फीमेल फिगर्स है जो क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को दर्शाती है। पोएट्री वॉज कंसिडर्ड द डोमेन ऑफ कैलोपी, और पोएट्री जो है वो कैलोपी का डोमेन माना जाता था। अ फीमेल म्यूज, कैलोपी एक फीमेल म्यूज है। सजेस्टिंग दैट वीमेन हैव, और यह बताता है कि सजेस्टिंग दैट वीमेन हैव नेचुरल कनेक्शन टू द आर्ट, और यह बताता है कि औरतों का नेचुरल कनेक्शन है आर्ट से। हाउएवर, हालांकि शी रिमार्क्स दैट, वे ऐसा कहती है कि सोसाइटी विल डिनाई दिस फैक्ट, सोसाइटी इस बात को नहीं मानेगी, एंड फाइंड वेज टू एक्सक्लूड वीमेन फ्रॉम पोएट्री, और सोसाइटी औरतों को पोएट्री से निकालने का रास्ता खोज लेगी। इन द 7th स्टैंजास, 7वें स्टैंजा में द पोएट एड्रेसेस दैट, पोएट कहती है कि मेन एंड वीमेन शुड मेंटेन देयर रिस्पेक्टिव आइडेंटिटीज, पोएट ऐसा कहती है कि औरतों और मर्दों को अपना आइडेंटिटी, पहचान बनाए रखना चाहिए। शी एक्सेप्ट्स दैट मेन आर सुपीरियर इन ऑल फील्ड्स, वे इस बात को स्वीकार करती है कि आदमी सभी फील्ड में ज़्यादा अच्छे होते हैं। बट इट इज़ फ्यूटाइल टू फाइट ऑन दिस इशू, लेकिन इस बात पर झगड़ा करना बेकार है। बट इन द लास्ट शी सेज दैट, अंत में वे कहती हैं कि द वीमेन शुड बी appreciated a little for their contributions and accomplishments, लेकिन लास्ट में वे ऐसा कहती है कि औरतों को भी उनके योगदान और उनके उपलब्धि के लिए थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए, थोड़ा प्रशंसा की जानी चाहिए। इन द लास्ट स्टैंजा में द पोएट एड्रेसेस द ग्रेट मेल पोएट्स टू रिकॉग्नाइज देयर वर्क, पोएट महान मेल पोएट्स के बारे में बताती है उनके रचनाओं को जानने के लिए। शी डज नॉट आस्क फॉर द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर अ लॉरेल रेथ, वे साहित्य के सबसे बड़े सम्मान अ लॉरेल रेथ मतलब लॉरेल की माला के लिए नहीं पूछती है, बट लेस प्रेस्टिजियस अवार्ड लाइक अ सिंपल हर्ब रेथ, लेकिन एक छोटा प्रतिष्ठित सम्मान मांगती है जैसे कि कोई सिंपल हर्ब का माला हो गया। शी हम्बली सजेस्ट्स दैट इवन इफ हर पोएट्री इज नॉट एज ग्रेट एज देयर्स, वे विनम्रता पूर्वक ऐसा कहती है कि उनकी पोएट्री मेल पोएट जितना अच्छी नहीं है, महान नहीं है, बट इट कुड स्टिल ऐड वैल्यू टू देयर वर्क, लेकिन फिर भी उनकी जो पोएट्री है उनकी रचनाओं में कुछ वैल्यू ऐड कर सकती है। कंक्लूजन, अब हम लोग कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं। टू सम अप, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द पोएट शोज हर पोएटिक स्किल्स, पोएट अपना पोएटिक स्किल्स दिखाती है, एंड सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स ऑन वीमेन, और जो समाज में जो औरतों पर प्रतिबंध है उसे दिखाती है। सोसाइटी अंडरवैल्यूज द वीमेन्स स्किल, समाज औरतों के स्किल को कम आंकती है। शी कॉल्स फॉर एटलीस्ट मिनिमल ऑनर फॉर फीमेल राइटर्स इन अ मेल डोमिनेटेड लिटरेरी वर्ल्ड, वे बहुत ही कम सम्मान मांगती है फीमेल राइटर के लिए इस मेल डोमिनेटेड साहित्य की दुनिया में। द थीम्स ऑफ द पोएम आर, और इस पोएम की थीम्स है ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ डिप्रिकेशन, मतलब ह्यूमिलिटी मतलब हो गया विनम्रता, और सेल्फ डिप्रिकेशन मतलब हो गया खुद की निंदा, मतलब पोएट इस पोएम में खुद की थोड़ा बहुत निंदा भी करती है। जेंडर एंड फेमिनिज्म, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, ये सब पोएम की थीम्स है। तो यहीं पर आज की हमारी टॉपिक समाप्त होती है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करें या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।